दोस्तों नमस्कार। ये राजनीति की बिसात है जिस पे सियासत की चालें चली जा रही है और दांव अगर जिसका भी उल्टा पड़ गया तो फिर बहुत दिन तक राजनीतिक सत्ता का वो भोग हो नहीं सकता है जो सोचा गया हो। और कभी भी राजा अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है, वह तो प्यादों के आसरे लड़ता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर और सियासी तौर पर जरा परिस्थिति को आज पलट लीजिए। राजा बिल्कुल अकेला हो गया है। उसके पास ना तो वजीर है और ना ही प्यादे हैं, तो वो अपनी लड़ाई कैसे लड़े। और यह स्थिति बीजेपी के भीतर मोदी और शाह की भी हो गई है और आरएसएस के भीतर सरसंघचालक मोहन भागवत की भी हो गई है। तो राजा राजा से टकराने को तैयार है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिस बिसात को आरएसएस ने बिछाया उसी से पलटी किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि मोदी और शाह की राजनीति ने इस दौर में मान ली, बना ली। और यह बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में अब सरसंघचालक भी नहीं है, वो सीधे टकराने को तैयार है। और इन परिस्थिति के अक्स तले परखना होगा कि जब चौथे चरण का चुनाव खत्म हो चला था तो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू उन्होंने कहा अब बीजेपी बहुत बड़ी हो चली है, उसे संघ की जरूरत नहीं है। और संघ उस दिन हैरत में आ गई कि जिस बीजेपी के संगठन को चलाने के लिए आरएसएस के भीतर से, चाहे वो बंसल हो चाहे वह बीएल संतोष हो, ऐसे लोगों को भी भेजा जाता रहा, तो क्या ये दोहरी सदस्यता हो गई? एक तरफ आरएसएस और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों दो धाराओं में चल पड़े और दोनों की जरूरतें अलग हो गई। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि चुनाव परिणाम उस अनुकूल नहीं होंगे जिसका पाठ अमित शाह और मोदी ने बकायदा नागपुर में जाकर कहा था कि 350 से कम तो सीटें आएंगी नहीं। लेकिन चुनाव परिणाम ने इस देश के भीतर में बीजेपी और आरएसएस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और इस राजनीति को जरा समझिए जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी और शरद पवार करते रहे। कुछ दिन रुक जाइए, ये अपने बोझ तले दब जाएगी। और बोझ तले दबने का मतलब यह था कि आपस में ये टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो उसका असर उसी बीजेपी पर पड़ेगा जो कि अपनी हिम्मत और ताकत के साथ बहुमत का जिक्र करते हुए एक चेहरे और दो हाथों के आसरे ये बताती है कि जब तक ये हमारे साथ हैं तब तक कुछ नहीं होगा, हम चुनाव हार नहीं सकते हैं। परिस्थितियां पलट गई है, राजनीतिक तौर पर बिसात उलट रही है और पहली बार सरसंघचालक को यह कहना पड़ रहा है कि यह कैसा चुनाव है जिसमें एक झटके में आरएसएस को बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। और जब बीच में ले ही आया गया तो हमारी भूमिका भी कुछ तो होनी चाहिए। इन परिस्थितियों के भीतर 4 जून को रिजल्ट आया और 5 जून को बकायदा आरएसएस की तरफ से 3 लोग, जिसमें एक तो आरएसएस और बीजेपी के बीच जो तालमेल बैठाने का काम जिनको सौंपा गया है वो नाम है अरुण कुमार का। और सरसंघचालक के बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो है दत्तात्रेय होसबोले और तीसरा नाम है सुरेश सोनी का। सुरेश सोनी प्रधानमंत्री मोदी के गुरु माने जाते हैं और सुरेश सोनी के अगर परिस्थितियों को परखिए तो कहा जाता है कि 2012 में जब संजय जोशी को बाहर का रास्ता दिखाया गया और उसी के बाद गोवा के अधिवेशन में पहुंचे थे खुद नरेंद्र मोदी, तो उससे पहले सुरेश सोनी ने ही यह कमाल कर दिखाया था और बकायदा प्रधानमंत्री तक लाने का रास्ता सुरेश सोनी ने ही बनाया। लेकिन मसला अतीत के पन्नों को पलटने का आज बिल्कुल नहीं है। अभी तो मौजूदा वक्त है और उस मौजूदा वक्त को अगर आप परख रहे हैं तो अरुण कुमार, दत्तात्रेय होसबोले और सुरेश सोनी, यह तीनों 5 जून को यानी रिजल्ट आने के एक दिन के बाद पहुंचे थे जेपी नड्डा से मिलने के लिए। वहां पर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, वहां पर अमित शाह भी मौजूद थे और इन तीनों ने कहा था कि आखिर आपने कहा क्यों कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, आपको इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। जेपी नड्डा खामोश रहे, वो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा किसने कहा था आपको यह कहने के लिए? इशारा बहुत साफ, लेकिन उस वक्त कोई समझ नहीं पाया। और उस परिस्थिति को जब आप कल की परिस्थिति में नागपुर में जब सरसंघचालक जिन बातों का जिक्र स्वयंसेवकों के सामने कर रहे थे
तो उन्होंने सीधे तौर पर मणिपुर का जिक्र करके निशाने पर किसी दूसरे को नहीं बल्कि देश के गृहमंत्री को लिया। और देश के गृहमंत्री वह फिर से बन जाएंगे, यह संघ ने सोचा नहीं था। संघ का मैसेज इससे पहले बहुत साफ था कि जो देश की हालात हैं उसमें आप कैसे सोच सकते हैं कि दोबारा से उन्हीं मंत्रियों को लेकर उन्हीं पदों पर आप बैठा देंगे जो इससे पहले मौजूद थे और उनके सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में स्वयंसेवक इस देश में घूम तक नहीं पा रहा था। चाहे वह वित्त मंत्रालय हो, चाहे वह गृह मंत्रालय हो, चाहे वो वाणिज्य मंत्रालय ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर यह बार बार बात उठती रही कि चीन के साथ बिजनेस हो या ना हो, लेकिन बिजनेस बढ़ जाता है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री जिनके पास थी, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे थे पीयूष गोयल, जिक्र उनका भी था। यानी जो मंत्रालयों का वितरण एक लगातार में हुआ, उसके बाद संघ सख्ते में आ गया। उसे लगने लगा कि इस दौर में उसी रास्ते को बीजेपी ने पकड़ा हुआ है और उस रास्ते को अब बदलवाने की जरूरत है। और यहीं से बात निकली कि क्या वाकई एक वक्त केसी सुदर्शन ने सोचा था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का विकल्प खोज लेना चाहिए जो युवा हो, और इस वक्त मोहन भागवत क्या ये सोच पा रहे हैं या संघ के भीतर की ये आवाज है कि अब सोचना होगा हमें विकल्प के तौर पर कि दरअसल इस जोड़ी के विकल्प के तौर पर कौन अब आने वाले वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री पद को संभाल सकता है। और बात यहीं से निकली कि दरअसल अब तो नया अध्यक्ष भी बनना है, लेकिन अगला सवाल सत्ता की तरफ का था कि अध्यक्ष बनना है तो उसको तय पुरानी परिस्थिति नहीं रही जब समन्वय बैठक होगी। अब तो पार्लियामेंट्री पार्टी बैठेगी और तय कर देगी किसी भी ऐसे नाम को लेकर जैसे पिछली बार जेपी नड्डा का नाम तय कर दिया गया था। समन्वय समिति नहीं बैठी थी और उस बार अगर याद कीजिएगा जब उन्हें पहली बार अध्यक्ष बनाया गया तो उससे पहले वो हेल्थ मिनिस्टर थे। किसी ने सोचा नहीं था वो अध्यक्ष बन जाएंगे। तो हो सकता है उसी लकीर पर आप चलें तो आपके नाम आपके सामने कौन शख्स आएगा जो पिछली बार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, जो हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, जो ठाकुर हैं। ये सारे सवाल थोड़ी देर के लिए आप छोड़िए और अब आगे की परिस्थिति में निकल कर आइए। क्या वाकई मोदी सरकार को गिराने के लिए आरएसएस काफी है? आरएसएस इतनी मजबूत बची हुई है? आरएसएस की ताकत का एहसास क्या बीजेपी के लोगों को है या आरएसएस को वो कमजोर कर चुकी है और उनकी हैसियत अब रही नहीं? तो हम एक एक पन्नों को आज पलटें उससे पहले आरएसएस को लेकर इस चुनाव के बीच में जब नाम आरएसएस का आरक्षण के मद्देनजर आया तो कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र करते करते कई बातें एक के बाद एक सरसंघचालक करते चले गए। उस अंदाज को देखिए और उस आवाज को सुनिए और समझिए कि क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है कि चुनाव में वो भी राजनीतिक तौर पर आरएसएस को घसीटा गया। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए की। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है।
भारत में लोकसभा चुनाव का मतलब क्या होता है, आरएसएस अब इसे बाखूबी समझ चुका है। और इसीलिए सरसंघचालक जिन बातों का जिक्र नागपुर में कर रहे थे स्वयंसेवकों के सामने, जहां पे संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में वो अपनी बातों को रख रहे थे, उन्होंने कहा कि यह चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे यह मुद्दा हो। जिस तरह की चीजें हुई हैं, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेगी और अनावश्यक रूप से आरएसएस जैसे संगठनों को इसमें शामिल किया गया, तकनीक का उपयोग करके झूठ फैलाया गया। यह सरासर झूठ, क्योंकि तकनीक और ज्ञान का मतलब तो एक ही होता है। और इन सब के साथ साथ होते होते यह भी कह गए कि दरअसल मणिपुर, इस पर ध्यान कौन देगा, प्राथमिकता देकर उसका विचार करना यह कर्तव्य है। और मणिपुर में 200 से ज्यादा मौत हुई, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, रहने को मजबूर है, ध्यान कौन देगा। यानी सीधे तौर पर देश के गृह मंत्रालय पर नहीं, सीधे तौर पर अमित शाह पर हमला। और उसी वक्त यह सवाल था कि पिछले बरस के मई के महीने से जब ये बातें मणिपुर में हो रही थी और आरएसएस ने नॉर्थ ईस्ट में अपनी शाखाओं को इस दौर में बढ़ाया है, स्वयंसेवकों की तादाद वहां पर बढ़ी है। और जब इस देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, उस दौर में 4 स्वयंसेवकों की हत्या नॉर्थ ईस्ट में हो गई थी, तो उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को संघ के मुख्यालय के भीतर में आने नहीं दिया गया था, जहां पर वो श्रद्धांजलि देने आना चाहते थे। बाहर ही तस्वीर लगा दी गई थी 4 स्वयंसेवकों की। और शायद इसीलिए यह मानकर चला जा रहा था कि इस बार मंत्रिमंडल बदलेगा, उसमें गृह मंत्रालय तो पक्का बदलेगा। लेकिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह की खामोशी रही और जिस तरीके से नितिन गडकरी भी जिस तरीके से पेश आए, आरएसएस इस बात को समझ गई कि अब कुछ नए विकल्प की दिशा में सोचना होगा। और वो नया विकल्प राजनीतिक तौर पर ही होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ही एक वक्त नितिन गडकरी को दिल्ली भेजा गया था, जब D4 को ठिकाने, यानी दिल्ली की जो चौकड़ी थी उसको ठिकाने लगाने के लिए उस वक्त सुदर्शन जो सरसंघचालक हुआ करते थे, उन्होंने मुनादी की थी। लेकिन क्या इस दौर में अपने लिए और अपने तौर पर मोहन भागवत मजबूत है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर हां में हां मिलाते मिलाते इस देश के भीतर में सरसंघचालक ने विश्व हिंदू परिषद से प्रवीण तोगड़िया को अलग किया। इस दौर में भारतीय मजदूर संघ के जो अध्यक्ष हुआ करते थे मिश्रा, उनको अलग किया गया। किसान संघ के जो अध्यक्ष थे उनको अलग किया गया। यानी आपने धीरे धीरे हर संगठन के उस चेहरे को अलग कर दिया जो लड़ाई आज की तारीख में लड़ सकता था। लेकिन बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि संघ के भीतर भी कई लकीर इस दौर में खिंचने लगी। और इसकी जानकारी दिल्ली को है। सुरेश सोनी प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में खड़े होते हैं, दत्तात्रेय होसबोले बीच का रास्ता अपनाते हैं। तो फिर अपने तौर पर मोहन भागवत कुछ कह भी दें, इन बातों को किस रूप में रखना है अरुण कुमार भी अपने तरीके से रखते हैं। यानी संघ के सरसंघचालक के जरिए जो बातें आनी चाहिए वो आ नहीं सकती है। इसीलिए ठसक के साथ एक बार फिर देश को गृह मंत्री अमित शाह के तौर पर मिले और यह हड़कंप अपने लिए, संघ के लिए बड़ी परेशानी का सबब हो गई कि वह तो लगातार कह रही थी, जिन मुद्दों को उसने उठाया उसमें तो सीबीआई और ईडी का जिक्र भी था, उसमें तो वॉशिंग मशीन का जिक्र था, उसमें तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र था, उसमें तो चंपत राय के ऊपर जो आरोप लगे थे उसका भी जिक्र था, उसमें तो इस बार का भी जिक्र था कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समिति बनाई गई है उसके चेयरमैन पीएमओ से निकले हुए अधिकारी कैसे हैं। एक लंबी फेरिस्त है जिसको लेकर आरएसएस आवाज उठा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली अपने तरीके से मदहोश थी और राजनीतिक तौर पर उसका अंदाजा आज आप यह भी देख सकते हैं जब देश के गृहमंत्री अमित शाह पद संभालने पहुंचे।
इधर अमित शाह को गृहमंत्री के तौर पर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए और उधर संघ के भीतर यह चर्चा बड़ी होती चली गई कि इस दौर में, इस वक्त में देश नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह चला रहे हैं और अमित शाह ही उस पूरी बिसात को बिछाते हैं जिस पर जेपी नड्डा को कहना पड़ता है कि शुरुआत में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं, आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है। लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से हार मिली, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के वोट कम हो गए और यह सवाल बड़ा होते चला गया कि खुद आरएसएस ने अपनी विचारधारा के साथ जिस बीजेपी को खड़ा किया चुनाव के मैदान में, वही बीजेपी उसी आरएसएस की विचारधारा को छोड़ती चली गई और एक लंबी फहरिस्त निकल कर आई। जो आरएसएस के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हमने तो सलाह यह भी दी थी कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो वह चुनाव के बाद हो, चुनाव के मुद्दे में ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। और बीजेपी चुनाव में आरएसएस की विचारधारा के साथ नहीं थी और आरएसएस किसी के साथ नहीं होती है, सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ होती है। इसीलिए अब आरएसएस के लोग ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि बीजेपी पीछे हटी है, आरएसएस पीछे नहीं हटी है, वो अभी भी अपनी विचारधारा पे टिकी हुई है। और इसीलिए अयोध्या को लेकर जो सवाल आरएसएस ने उठाया, उसमें बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए माहौल बनाने और विपक्ष का नैरेटिव तोड़ने के लिए आरएसएस एक्टिव होती है, लेकिन वो एक्टिव कैसे होगी अगर राम मंदिर पर आरएसएस की सलाह नहीं ली जाती है। चंपत राय जो वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में फंसे, उन्हें कैसे रखा गया जबकि उन्हें चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बुलाया गया, बोला गया, फिर भी रखा गया। नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? आरएसएस को यह पसंद बिल्कुल नहीं आया था, आरएसएस ने विरोध किया था, लेकिन दिल्ली ने फैसला ले लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन बनाना चाहिए था, वो तो आस्था से जुड़ा हुआ था क्योंकि यह हिंदुत्व का मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा नहीं था। लेकिन बीजेपी नहीं मानी तो अयोध्या में उसको हार तो मिलनी ही थी। और इतना ही नहीं, आरएसएस ने यह भी कहा कि वह तो चाहती थी कि बकायदा प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के ठीक बाद हो और मंदिर का काम अभी चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा पहले होगी तो लोग नाराज होंगे। इसीलिए आरएसएस का कहना था कि जो शंकराचार्य नाराज हो गए उनको आपने मनाया तक नहीं। शंकराचार्य हो, धर्मगुरु हो, वो आयोजन में शामिल नहीं हुए और आपको बॉलीवुड नजर आने लगा। आरएसएस इन बातों का जिक्र अब करने लगी है और इस बात को कह रही है हम तब भी विरोध करते थे, और यह भी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को पुजारी की छवि में क्यों आना चाहिए। पुजारी की छवि में ही अगर किसी राजनेता को आना चाहिए तो उसके लिए तो लाल कृष्ण आडवाणी है, जिन्होंने पूरे राजनीतिक आंदोलन के जरिए इस अयोध्या के राम मंदिर को शामिल कर लिया और देश की मुख्यधारा के भीतर राम मंदिर का मुद्दे को लेकर आ गए। तो वहां तो अडवाणी फिट बैठते हैं अगर राजनीतिक तौर पर आप देखें। लेकिन यह जिम्मेदारी आरएसएस मानती है किसी धर्मगुरु को देनी चाहिए थी, किसी संत को देनी चाहिए थी। और इसीलिए अगर अडवाणी को रोका गया, दिल्ली में वो ना पहुंचे क्योंकि वहां से लाइमलाइट में वो आ जाएंगे, मुरली मनोहर जोशी को रोका गया, वह भी नहीं गए वहां पर, तो ये सारी परिस्थिति बताती है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे थे। और देखिए, इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अयोध्या में बीजेपी हार गई। अयोध्या के बाद बनारस में प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम वोटों से जीते और होते होते बात आज राहुल गांधी ने जब सुनी और समझी और उसके बाद रायबरेली में वो ये कहने से चूके नहीं, जहां पर वो धन्यवाद आज देने गए थे कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ जाती तो हालात ऐसे होते कि प्रधानमंत्री मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं,
मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। राहुल गांधी के निशाने पर शुरू से आरएसएस रही और आरएसएस राजनीतिक मुद्दा बन गई और राजनीतिक तौर पर आरएसएस कहती है कि उसने बीजेपी को समझाया, दिल्ली को समझाया कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी जो टिकट बंटवारे हो रहे हैं वह अनुकूल नहीं है। और बकायदा संघ के एक अधिकारी ने तो कहा, हमने कहा था कि कौशाम्बी, रायबरेली, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, इन तमाम जगहों समेत 10 ऐसी जगहों की जानकारी दी थी जहां पर चोट आपको पड़ेगी और आप चुनाव हार जाएंगे। हालांकि विरोध उनका कहना है हमने कानपुर में भी किया था, लेकिन कानपुर में बीजेपी जीत गई, बाकी जगहों पर नहीं जीत पाई। राजनीतिक तौर पर तो क्या संघ ज्यादा पॉलिटिकल है और दिल्ली की आंखें इस वक्त सिर्फ अपनी सियासत को साधने को लेकर है? और यह अंतर्विरोध क्या बीजेपी को ले डूबेगा? यह अंतर्विरोध क्या संघ के अस्तित्व को खत्म कर देगा? और जो टकराव चरम पर अब धीरे धीरे बढ़ेगा, अगले 6 महीने के भीतर यह कौन सा गुल खिलाएगा, यह सिर्फ कोई सोच सकता है। क्योंकि संघ के भीतर भी बड़ी मोटी मोटी लकीरें हैं और आग वहां भी फैली हुई है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री मोदी और शाह के पक्ष में है, कोई सरसंघचालक के पक्ष में है, कोई पुरानी बातों को गिला शिकवा लेकर बैठा है कि आपने तमाम संगठनों को खत्म कर दिया कि दिल्ली की नीतियां लागू रहे। हर दशहरा के दिन जो भाषण होता था उसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कसीदे गढ़े जाते थे और अब आप कह रहे हैं चुनौतियां समाप्त नहीं हुई है। यानी दोनों तरफ की परिस्थिति ऐसे नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जिसमें पहली बार सवाल यह भी आया कि आरएसएस है कि नहीं है, आरएसएस करे तो क्या करे, उसकी जरूरत वाकई नहीं है क्या, और क्या वाकई बीजेपी अपने बूते अगर खड़ी हो गई और इस चुनाव में आरएसएस ने कोई हरकत नहीं की है तो ये 240 जो नजर आ रहा है, इसके बाद की परिस्थिति तो ऐसी होगी कि एक झटके में 120 या उसके भी नीचे बीजेपी पहुंच जाएगी। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर अब आरएसएस के अधिकारी फुसफुसाते हुए नहीं बल्कि खुलकर बोलने से कतरा नहीं रहे हैं बातचीत में, वो इन बात को कहते हैं कि हमने तो कहा ईडी और सीबीआई ये तो प्रताड़ित करने की मशीन बन गई है, एक तानाशाही के तौर पर दिल्ली की सत्ता नजर आने लगी है। पूरा करप्शन आपने वॉशिंग मशीन वाले मुद्दे को लेकर गायब कर दिया और अपने अनुकूल उन नेताओं को कर लिया जो नेता करप्ट थे, आप खुद बोलते थे। इतना ही नहीं, बकायदा कहा गया कि बंगाल के भीतर संदेश खाली को लेकर बीजेपी ने आरएसएस को भरोसे में लिया ही नहीं, और जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, आरएसएस के कुछ अधिकारी तो यह भी कहते हैं हमने तो इसका भी विरोध किया था। यानी मैसेज धीरे धीरे इस रूप में बढ़ता चला जा रहा है कि बीजेपी ने अगर घर वापसी नहीं की, और घर वापसी का मतलब यह है कि जो मोदी शाह की राजनीति चल रही है उसको मोहर लगाने की स्थिति में अब आरएसएस नहीं खड़ी है। और अगला सवाल यह है क्या वाकई आरएसएस अपने तौर पर मोदी शाह के विकल्प की राजनीति को खोज रही है? और कुछ संघ के लोग तो यह भी कह रहे हैं इस देश के भीतर में अगर इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा हो जाए तो आरएसएस वहीं खड़ी हो जाएगी, जैसे एक वक्त कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था और आरएसएस ने उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। तो क्या अपने ही स्वयंसेवक, अपने ही प्रचारक के खिलाफ अब आरएसएस के भीतर आग फैलती चली जा रही है? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बड़े हो चले हैं क्योंकि पहली बार सरकार 272 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। और यह हर कोई जानता है कि आरएसएस का खामोश होना और आरएसएस का विपक्ष के मुद्दों के साथ खड़े हो जाना, ये दोनों परिस्थिति अगर एक के बाद एक आई तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी कितने दिन तक सत्ता में रह पाएंगे, ये सवाल टटोलने के लिए राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि आरएसएस और स्वयंसेवकों की उस मानसिकता को ही पढ़ना होगा जिनके साथ एक बड़ी तादाद बीजेपी के भीतर संगठन को संभाले हुए है।
और संगठन को संभालने के लिए आरएसएस से ही लोग बीजेपी में जाते हैं। और उनको भी इस दौर में अगर मान्यता नहीं मिल रही है और उनके भीतर भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक के बाद एक हर किसी को तो दरकिनार दिल्ली या कहें मोदी अमित शाह की राजनीति ने किया है। यह सवाल तो बीजेपी और संघ के भीतर लगातार उठते रहा है। यह अलग मसला है कि हर बार कहा गया कि सत्ता में हम आएंगे, इसकी गारंटी ले सकते हैं। और शायद इसीलिए 2014 के बाद से हर चुनाव के मौके पर जो भी मुश्किल हालात होते थे, संघ के स्वयंसेवक हों या संघ से बीजेपी में गए हुए एक लंबी कतार हो, सभी ने खामोशी बरती कि सत्ता तो हमारे पास रहेगी। और पहली बार जब बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं, तब यह सवाल बड़ा हो चला है कि इन्होंने तो कहा था 350 से ज्यादा, और अब तो ये 272 से कम 240 पर आकर अटक गए हैं। तो लड़ाई और तलवार से निकली हुई मयान और इन सब के बीच शब्द, बाण, ये तीनों परिस्थितियों को जरा परखने शुरू कीजिए, क्योंकि अभी संघ दो मोर्चे खोलना नहीं चाहता है। पहला मोर्चा उसने देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर मणिपुर के सिलसिले में खोला है, और यह कहकर खोला है जिम्मेदारी किसकी है। जाहिर है ये प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट है, तो आप कह सकते हैं निशाने पर तो मोदी भी हैं। जी नहीं, निशाने पर मोदी भी आएंगे और सीधे कटाक्ष किया जाएगा राजनीतिक तौर पर, जिसका परिणाम निकल के आए। और शायद यही वो बिसात है जिसको अपने तौर पर कहीं उद्धव ठाकरे भी समझते हैं कि आखिर संघ उन्हें बार बार मनाने क्यों आता था और हिंदुत्व को लेकर वो क्यों कस्में खिलाता था कि बाला साहब ठाकरे तो हिंदुत्व के ध्वज के तौर पर उनकी पहचान थी, और वो अलग हो गए तो आप कम से कम आ जाइए साथ, आप अंकुश तो लगा पाएंगे। लेकिन सत्ता और सत्ता की मदहोशी राजनीतिक तौर पर सियासत की हर चाल को कैसे पलट देती है, ये मौजूदा वक्त का एक ऐसा सच है जिसके दायरे में पहली बार आरएसएस को अब अपनी बिसात बिछानी है। वो बिसात बिछा पाएगी या उससे पहले वो धराशायी होगी, यह पहली राजनीति है। और दूसरा पक्ष इसका यह है कि वह बिसात बिछ गई तो वो कौन सा प्यादा होगा जिसके पीछे संघ खड़ा होगा और वह दिल्ली की सत्ता को मात देगा। यानी शह मात का खेल बाहर से नहीं, इस बार अंदर से है। एक तरफ आरएसएस है, उससे जुड़े हुए लोगों का एक पूरा कुनबा है, दूसरी तरफ सत्ता है, उस सत्ता के साथ खड़े लोगों की पूरी कतार है। इन दोनों के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि इस बार एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दोनों के अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि हर कोई जानता है मोदी हारे तो बीजेपी बरसों बरस सत्ता में आ नहीं पाएगी, और आरएसएस जानती है अगर वो खत्म हो गई तो फिर बीजेपी किसी भी एक ऐसे सत्ताधारी राजनीतिक दल के तौर पर मजबूत और मौजूद रहेगी जो हर चाल उसी लिहाज से चलेगी जैसे इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चलते हैं, यानी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और अपनी राजनीति के 100 बरस पूरे होते हुए देखते हुए आरएसएस जानती है कि 2025 उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके सरसंघचालक ऐलान कर चुके हैं कोई जश्न नहीं होगा, और इसका झटका मोदी और शाह को पहले ही लग चुका है कि अब उन्हें सियासत साधनी है तो अपने बूते, अपने आसरे। लड़ाई इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।